वेलकम टू निर्भर एकेडमी। माई सेल्फ डॉली। और हम केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो कर रहे हैं। तो हमने अपने केमिस्ट्री में अब तक क्लास 12th के सॉल्यूशंस चैप्टर के बारे में हमने स्टडी किया है। तो आई होप आपने सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक टाइप जिसे नाम दिया गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, जैसा बताया है कि द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं और ये नहीं डिपेंड करता कि क्या नेचर है। डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हमने कैसा पार्टिकल लिया है इस पर डिपेंड नहीं करता है। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल्स। सो ऐसे ही हम अपने लास्ट वीडियोज में अपना हम पढ़ चुके हैं कि लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि P नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने किया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने ये किया कि अगर हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा आता है। सो उसमें हमने एक रिलेशन फाइंड किया, डेल TB इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, सो M इज हेयर मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये हमने किया है कि किस तरीके से जो टेम्परेचर का चेंज आता है, इंक्रीज आता है, एलिवेशन होता है, वो किस तरीके से मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। सो नेक्स्ट अब आज हम करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमारे माइंड में फ्रीजिंग पॉइंट ही आ जाता है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, आप अपने लोअर क्लासेस में भी करते आए हैं, बहुत हम जनरली बात करते हैं आइस जो है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में होती है, वाटर के साथ। वाटर किस फॉर्म में है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पर जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है। सो वाटर अगर आइस फॉर्म में है यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में होती है, लिक्विड फॉर्म में। तो इसका मतलब है जब ये दोनों लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम फॉर्म में होते हैं तो क्या रिलेशन है इनमें। सो यही होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, यहाँ पर किस प्रेशर पर वो इक्विलिब्रियम पे होंगे, वेपर प्रेशर पे। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे हम लेते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स और अगर हम लेते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स जो हैं जब वो वेपराइज होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, क्या एक्सर्ट करते हैं, वेपर प्रेशर। सो जो वेपर प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सॉलिड का भी ये जो वेपर प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहे हैं। तो कब इन दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो सेम होगा, कब इनका वेपर प्रेशर जो है वो सेम होगा। तो अब हमारे दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए। सो इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन है कि दोनों का जो सॉलिड और लिक्विड होता है वो दोनों का वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ से अब दूसरा डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं। वो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ a solvent or a substance is a temperature, it is a temperature at which the vapor pressure, ठीक है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे आते ही दोनों का वेपर प्रेशर, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होता है।
So the freezing point of solvent is a temperature at which the vapor pressure of a solid and liquid is same. ठीक है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए। एक चीज और होता है, देखिए जब सॉलिड की बात करते हैं हम, तो आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे और ये वेपर्स भी क्या होंगे, ये वेपर्स भी ज़्यादा बनाएंगे, है ना। तो हमें क्या लगता है, अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। लिक्विड पार्टिकल का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो है उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं और वो जल्दी से वेपर्स बनाएंगे, और जल्दी से वेपर्स बनाने का पर्पज मतलब क्या हो जाएगा, उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वही वेपर्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ है। तो एज कंपेयर टू लिक्विड इनका वेपर प्रेशर जो है वो अटेन जल्दी नहीं होगा। मतलब हमें दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल करना है। कब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, उस कंडीशन पर जो टेम्परेचर हम नोट करेंगे, ठीक है, जब दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो जब इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, उस पर हम टेम्परेचर की रीडिंग चेक करते हैं, नोट करते हैं वो टेम्परेचर जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना। ये हम बात कर रहे हैं, वो टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि सॉलिड जो है वो बहुत इजीली वेपर्स नहीं बनाता, तो इसका मतलब है उसका वेपर प्रेशर जल्दी से नहीं आएगा, लेकिन लिक्विड का वेपर प्रेशर आ जाएगा। मतलब सपोज करिए कि अगर इसका वेपर प्रेशर 10 mm है, तो उस समय इसका वेपर प्रेशर जो है अभी स्टार्टअप हो रहा है। तो दोनों को इक्वल आने के लिए क्या होगा, इसका थोड़ा सा हमें ज़्यादा इसको ब्रेक करना होगा। तो इस वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अटेन करना में थोड़ा सा टाइम होगा। सो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो अगर लिक्विड पार्टिकल्स हैं, यानी कि हम देखते हैं लिक्विड पार्टिकल्स वो कब फ्रीज होंगे, व्हेन लिक्विड पार्टिकल्स विल फ्रीज। लिक्विड पार्टिकल जब फ्रीज होंगे जब उनका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा। तो तब क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम पे होंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर है कि जब वेपर प्रेशर जो है सॉलिड का और लिक्विड का सेम होता है। यानी कि अगर हम पानी की बात करते हैं तो आइस और लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर सेम होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई होप फ्रीजिंग पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इस फ्रीजिंग पॉइंट कर्व को समझते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कर्व में हमारे पास जैसा मैंने बताया है कि एक होता है सॉलिड सॉल्वेंट हमने लिया है, और दूसरा हमने लिया है लिक्विड सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट जो है वो इक्विलिब्रियम पर हैं, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। तो देखिए चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम कि जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर सिर्फ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक है। जब हम प्योर लिक्विड सॉल्वेंट की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम कम करते हैं, क्योंकि फ्रीज करना है, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना जल्दी उतना ही क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा लिक्विड। तो इसका मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट आता जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका पर्टिकुलर वेपर प्रेशर है, इसका मतलब है यहाँ तक इस लिक्विड सॉल्वेंट जो है यहाँ पर आकर रुक गया, यहाँ पर उसका जो मैक्सिमम हो सकता था इस पॉइंट पर आ गया। अब हम देख रहे हैं कि जो सॉलिड सॉल्वेंट है, अब हम सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड जो है वो कब अपना वेपर प्रेशर सेम लाता है इस लिक्विड सॉल्वेंट के। तो देखिए चलिए ये ग्राफ अब हमने ऐसे मीट करा, यहाँ से ये धीरे धीरे जो है सॉलिड सॉल्वेंट, तो सॉलिड सॉल्वेंट भी क्या है, देखिए ये है सॉलिड सॉल्वेंट और ये है लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व, ठीक है। ये ब्लू लाइन है लिक्विड सॉल्वेंट की और ये रेड लाइन है सॉलिड सॉल्वेंट की। इसे नाम देते हैं हम A,
बी और यहाँ पर नाम दे देते हैं हम सी। इसमें हमने क्या देखा है कि जो लिक्विड सॉल्वेंट है ये जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डाउन किया है ये फ्रीज हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही सॉलिड का जो है, सॉलिड आपको मैंने बताया क्योंकि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए जो उसका वेपर प्रेशर है वो कम होता है लिक्विड के कंपैरिजन में। तो देखिए ये ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, यानी ये बी पर, यहाँ पर अगर हम ये नोट करते हैं रीडिंग तो देखिए कि ये जो है वेपर प्रेशर जो है, ये वेपर प्रेशर है एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सॉलिड का वेपर प्रेशर, यानी कि सपोज हम लेते हैं इसको 0 से, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 10, तो ये 10 वैल्यू जो आ रही है वो सॉलिड के लिए यहाँ पर है और लिक्विड के लिए C से डिक्रीज होती हुई B पर आती है। तो BC कर्व में B एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेपर प्रेशर जो है वो AB कर्व के लिए भी और BC कर्व के लिए भी सेम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट की हम बात करते हैं तो लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ जो है, कर्व जो है वो C से B की तरफ आता है, नीचे की तरफ होगा ये कर्व, C से B की तरफ आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सॉलिड सॉल्वेंट की बात करते हैं तो उसका कर्व B से A की तरफ आएगा। तो ये पॉइंट ऐसा है जो B पॉइंट, उस पर दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो सेम है। तो इस वेपर प्रेशर पर, इस पॉइंट पर आपको मैंने बार बार बताया है लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पर है। कब होंगे इक्विलिब्रियम पर? जब दोनों का सेम वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, सेम वेपर प्रेशर। और किस पॉइंट पर सेम वेपर प्रेशर आया है? एट बी पॉइंट, ठीक है, एट बी पॉइंट। सो इस बी पॉइंट पर, एट बी पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। क्या चीज है इनका सेम? वेपर प्रेशर। सो दोनों का वेपर प्रेशर जो है इस बी पॉइंट पर सेम है, तो हम उसको टेम्परेचर की रीडिंग पर नोट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है जिस पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, यानी कि जो ये वैल्यू है ये 10, ये किस टेम्परेचर पर सेम है हम यहाँ पर देखेंगे। इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे इसका TF नोट, बोलेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो प्योर सॉल्वेंट के लिए TF नोट आया है। सो फॉर प्योर सॉल्वेंट एट CB एंड BA कर्व, ठीक है, फॉर प्योर सॉल्वेंट एट CB एंड BA कर्व, which point is common here? B point is common here. So at B point they have same vapor pressure. Vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of liquid. So इस पॉइंट पर ये जो टेम्परेचर आया है इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा अगर हम सॉल्यूशन में हम चेक करना चाहते हैं। देखिए सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन का मतलब है इसमें एक सॉल्वेंट है, यानी कि जो हमने पहले अभी लिया था प्योर सॉल्वेंट, और साथ में हमने ले लिया है एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। सो अगेन यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है वो रुकावट करेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब इस सॉल्यूशन में भी दो चीजें हैं, है ना। सॉल्यूशन में ये जो सॉल्वेंट है, देखिए हमने अभी किया था सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के बारे में। प्योर सॉल्वेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार देखिए, दोबारा से सुनिए, सिर्फ जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो हम उसको प्योर सॉल्वेंट को लिक्विड फॉर्म में भी रख सकते हैं और हम उसको फ्रीज करके किस में ला सकते हैं, सॉलिड में भी ला सकते हैं। तो कब लाएंगे दोनों को? जब उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, व्हेन दे हैव सेम वेपर प्रेशर। सेम हम सॉल्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन के केस में भी हमें सॉल्वेंट के लिए ही काम करना होगा, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सॉल्वेंट के लिए, सो इस सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट के लिए हमें देखना है कि वो कब सॉलिड में कन्वर्ट होगा यानी फ्रीज होगा, और कब वो लिक्विड में होगा यानी कि वो मेल्ट होगा। तो जब उस सॉल्वेंट की बात करें इन सॉल्यूशन, ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ इसको, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन,
हम ऐसे की बात करें जिसमें हम बात करें सोलवेंट इन सॉल्यूशन की। सो सोलवेंट इन सॉल्यूशन मतलब सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगा और लिक्विड भी। कब करेगा? जब उनका सेम, वही बात है, सेम वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, सेम वेपर प्रेशर होगा। तो जो सेम वेपर प्रेशर आएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एट द टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन क्या चेंज है, देखिए उसमें भी यही बात करी हमने प्योर सॉल्वेंट में, यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन में। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस आता है कि जब हम सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज की वजह से क्या हो जाएगा, इनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या होता है, सो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, वो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी की वजह से, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, इट गेट्स लोअर। सो सॉल्यूशन में भी वेपर प्रेशर जो है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से लेस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब बार बार हम कह रहे हैं लोअरिंग हो जाती है वेपर प्रेशर की, अभी हमने किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर जो है वो ऑलरेडी लोअर हो जाता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से। और हमें क्या कंडीशन लानी है, हमें फ्रीज करने के लिए सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में ही, प्योर को भूल जाइए, अब यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें, सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्वेंट भी सॉल्यूशन में। जब इनका वेपर प्रेशर सेम होगा, और वेपर प्रेशर जो है इसका ऑलरेडी लो हो गया है, तो इसका मतलब है इसको, इस ग्राफ को और भी नीचे लाना पड़ेगा। इसका जो अब टेम्परेचर है जो डिक्रीज हो जाएगा, और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। सो इसकी वजह से, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज की वजह से वेपर प्रेशर जो है सॉलिड का लोअर हो जाएगा और भी, तो डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफिकली समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें लेना है, और किसके लिए लेना है, हमने जो नोट किया है कि क्यों डिप्रेस हुआ है। डिप्रेस का मतलब है टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर क्यों हो गया है इन केस ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमने जैसे ही सॉल्यूशन लिया, जिसमें सॉल्यूशन में भी हम क्या बात कर रहे थे, हम सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट की बात करेंगे ना, क्योंकि जो सोल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट तो हम देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है, हम तो सिर्फ पहचान कर रहे हैं किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। और ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है हमने देखा है, ये प्योर सॉल्वेंट का है। सो प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पर है ये सॉलिड सॉल्वेंट, यही प्योर का ही सॉलिड सॉल्वेंट रेड ग्राफ। ठीक है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये कर्व जो है कैसा बनेगा, तो हम जब सॉलिड की बात करेंगे ना, देखिए समझिए, सॉल्वेंट सॉलिड भी है, सॉल्वेंट लिक्विड भी है। जब यही सॉल्वेंट जो है सॉलिड फॉर्म में है तो इसका वेपर प्रेशर जो है ऐसा ही आएगा, है ना, जैसा कि हमारा सॉलिड का है। क्योंकि अभी मैंने बताया जो सॉलिड होते हैं ना, जो सॉलिड होते हैं वो ऑलरेडी जो है वेपर जो है वो कम बनाते हैं, तो वो इस सेम ही लाइन पर चलेंगे, सेम ही ग्राफ पर। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट इनका है वेपर प्रेशर का, जैसे सॉलिड में था। लेकिन जैसे ही हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल की वजह से जो ये ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ध्यान से देखिए। पहले ऊपर वाला प्योर सॉल्वेंट का आपको दिख रहा है, प्योर सॉल्वेंट का इस सॉलिड सॉल्वेंट पर कहाँ जाकर मीट हुआ है, ये बी पॉइंट पर मीट हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये कर्व बढ़ता जा रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, ये लेकिन कहीं पर भी अभी मिला नहीं है। ये पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट पर आकर ये मिल गया, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अगर हम इसको मैच करते हैं तो ये वेपर प्रेशर जो है इस पॉइंट पर आकर, इसको हम नाम देते हैं डी पॉइंट। सो ए डी, और इसको नाम देते हैं ई। सो ये ई और डी जो कर्व है वो सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसके लिए है। लेकिन ये जो यहाँ पर ए डी कर्व है ये किसका है, सॉलिड सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉलिड फ्रॉम दी सॉल्यूशन ओनली, ये सॉल्यूशन में लिक्विड फॉर्म का है। ठीक है, सॉल्यूशन में लिक्विड फॉर्म का है। सो इसका मतलब है ये पॉइंट ऐसा है जहां पर
हम ये देख रहे हैं कि सॉलिड फ्रॉम दी सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन में लिक्विड पार्ट था ना वो फ्रीज हो गया एडी पॉइंट पर। ठीक है, एक बार दोबारा सुनिए, सॉल्यूशन में लिक्विड जो पार्ट है वो कब फ्रीज हुआ है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में यानी कि फ्रीज कब हुआ है, फ्रीज कब हुआ है, वो फ्रीज हुआ है इस पर डी से ए पर आते हुए। ठीक है, डी से ए तक आते हुए, और यहाँ सॉल्यूशन कैसे हुआ, ई से डी पर। इस पॉइंट पर, ये डी पॉइंट है, एट डी पॉइंट, ठीक है, एट डी पॉइंट दे हैव सेम प्रेशर, वेपर प्रेशर, यानी कि एडी किसके लिए है, सॉलिड, और ईडी किसके लिए, कर्व, ईडी कर्व है लिक्विड फ्रॉम दी सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड फ्रॉम दी सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड और सॉल्यूशन के अंदर ही जो लिक्विड पार्ट था वो फ्रीज हो गया है। ठीक है, लिक्विड पार्ट फ्रीज हो गया है, सॉल्यूशन में लिक्विड पार्ट लिक्विड ही है। तो जब इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच में डी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेपर प्रेशर दोनों का सेम है। ठीक है, सो सेम वेपर प्रेशर। सो चलिए अब इसको मीट करते हैं। इस वेपर प्रेशर को हम टेम्परेचर की ग्राफ पर लाते हैं। टेम्परेचर के पॉइंट पर लाए तो ये आप नोट कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। सो इसको क्या कहेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज टी एफ। और टी नोट एफ किसका है, टी नोट एफ है प्योर सॉल्वेंट का, ये टी एफ है सॉल्यूशन का। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, देखिए पहले सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लेने पर ये था टेम्परेचर, और अब सॉल्यूशन में से लिया है सॉल्वेंट तो इतना है। तो हम देख रहे हैं कि इतना डिक्रीज हुआ है, इतना वैल्यू और भी डाउन हो गई है। यानी कि अगर पहले था हमारा -5 तो और भी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, सो ये जो फॉल आया है टी नोट एफ से, जो फॉल आया है हमारा टी नोट एफ से टी एफ तक का, ये है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका क्या रीज़न है, ये डिप्रेशन क्यों आया है, ये डिप्रेशन आया है सॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया गया है जिसकी वजह से हिंड्रेंस हुई है। तो हम ये कहेंगे डिप्रेशन का मतलब हम चेंज ऐसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा टी एफ डेल। टी एफ डेल क्या होगा, यहाँ से हम लेंगे इसको, यहाँ से हम लेंगे इसको टी नोट एफ माइनस टी एफ, जहाँ पर टी नोट एफ और टी एफ से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो लेस है प्योर सॉल्वेंट से। सो सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसकी वजह से डिप्रेशन। सो दिस टी नोट एफ इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। सी जो एक्सपेरिमेंट से होते हैं हम उनको कुछ चेंज नहीं कर सकते। सो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है कि ये जो डेल टी एफ है ये प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर मैं बता रही हूँ आपको, नॉट मोलर, इट इज मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो हम इसको ऐसे दे सकते हैं, टी नॉट एफ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम इज अ मोलैलिटी, एम इज ओवर हेयर मोलैलिटी। ठीक है, एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी। सो इट मीन्स डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी जो है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, हम सॉल्यूशन नहीं लेंगे यहाँ पर, वेट ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम में लेते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये डेल टी एफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, हम लिखेंगे एन, वेट ऑफ द सॉल्वेंट हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू सॉल्वेंट। ठीक है, डब्ल्यू सॉल्वेंट, और अगर ग्राम में है तो ये 1000 लगा देंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस टी एफ को हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर लगाते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पर के एफ क्या है,
It is also experimentally determined that Kf is molal depression freezing point constant. Molal depression freezing point constant. इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. सो KF. अब हमें यहाँ पर KF की डेफिनेशन, हम यहाँ KF की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. KF किसके इक्वल होगा? इफ सपोज केस लेते हैं, हम अगर लेते हैं केस इफ मोलैलिटी इज 1. ठीक है, मोलैलिटी हमने ले ली यहाँ पर 1. मोलैलिटी हम 1 लेते हैं. सो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? अगर हमने मोलैलिटी 1 ले ली है, डेल TF जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? KF के इक्वल. ठीक है, और KF क्या है? मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. सो KF क्या है यहाँ पर? मोलल. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट? KF, और हम लिखेंगे मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट constant is defined as the depression in freezing point. ठीक है, depression in freezing point. यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फॉर्मूले में कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के है ना, यहाँ पर इक्वल. KF इज इक्वल टू डेल TF. सो दिस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. कब? कंडीशन है when और at 1 मोलल सॉल्यूशन. अगर हमने 1 मोलल सॉल्यूशन लिया है तब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल. सो दिस इज 1 मोलल सॉल्यूशन. सो KF आपको क्लियर हो गया. KF जो है एक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो किसके इक्वल होता है? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के, जब 1 मोलर सॉल्यूशन हो. यानी कि हमने लिया है नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए हैं और वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो है हमने पर किलोग्राम लिया है. तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा? जो हमारा M आता है मोलैलिटी वो 1 हो जाएगी. तो उस कंडीशन पर TF, डेल TF किसके इक्वल हो जाएगा? डेल TF इक्वल हो जाएगा KF के, जब when M इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो अब हम चलिए ये पॉइंट पढ़ते हैं. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. हमने ये टॉपिक उठाया? क्यों हम कह रहे हैं कि डिप्रेशन हम स्टडी कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? क्योंकि हम ये कह रहे हैं, हमने स्टडी कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, जो सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नहीं डिपेंड करती हैं कि हमने कैसा गैस लिया है, कैसा सोल्यूट लिया है, वो साइज में कैसा है, उसके बीच में बॉन्डेड कैसे हैं. सिर्फ हमें ये चेक करना है कि पार्टिकल्स कितने हैं. तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M. ठीक है, KF इंटू M. और M किस पर डिपेंड कर रहा है? M डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर. ठीक है, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सोलवेंट. सो ये यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रहा है. सिर्फ नंबर्स पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर पॉइंट. सो मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर हम देखेंगे. अब वाटर का जो डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि KF कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.86 डिग्री मोल. ठीक है, डिग्री M. सो हम इसको और ऐसे लिख सकते हैं 1.86 केल्विन. ठीक है, सो मोलल है ये, मोलल. इसका क्या मतलब है? क्या इस पॉइंट का मतलब है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें वाटर में हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो 1 मोलल सॉल्यूशन इन वाटर. इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि वाटर का जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है वो 1.86 डिग्री पर मोल कैसे है, पर मोलर कैसे है. सो 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वाटर में, 1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर डिक्रीज
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय 1.86 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है जो हमें पता है ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, जिसको हम क्या लिखते हैं 273 केल्विन लिखते हैं, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिखते हैं 273 केल्विन। हम कह रहे हैं कि अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन बना लेते हैं वाटर में, 1 मोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाते ही वाटर के अंदर अगर हम उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे ना, तो वो 273 नहीं आएगा, 273 केल्विन नहीं आएगा। वो कितना आएगा, वो इतना डिक्रीज होके आएगा, यानी कि 0 डिग्री नहीं होगा, 273 केल्विन नहीं होगा, उसमें इतना डिक्रीज होकर आएगा वैल्यू का। ठीक है, इतनी डिक्रीज होगी वैल्यू, इतना जो डिक्रीज हो जाएगा वो वैल्यू जो होगी उसे हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है, सो दिस इज डिक्रीज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ solution in the non-volatile solute. So a point है depression, a point है determination of molar mass of solute from depression in freezing point. So हमें molar mass निकालना है. So let's start with the same formula, है ना, जिसमें हमें क्या पता है TF जो है किसके प्रोपोर्शनल है, M के, मोलैलिटी के। ठीक है, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। हम बार बार इसको रीड कर रहे हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। T del F इज इक्वल टू KF इंटू M। M का क्या फॉर्मूला है, M है KF इंटू मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, सो डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा N, और वेट ऑफ द सोलवेंट क्या होगा W सोलवेंट। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो हम डेल TF इज इक्वल टू आ जाएंगे, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, N क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास और मोलिकुलर मास, मोलर मास और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। सो देखिए हमें यही कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो N को हम ऐसे देख सकते हैं W ऑफ सोल्यूट, देखिए यहाँ पर है W ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ है W ऑफ सोल्यूट, सो डिफरेंस है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो लेट हम यहाँ पर इजी कैलकुलेशंस के लिए लिख लेते हैं कि जो सोल्यूट है उसको हमने ले लिया है B और सॉल्वेंट को हमने ले लिया है A, तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं WB डिवाइडेड बाय MB, और यहाँ पर सॉल्वेंट की जगह हम क्या लिख देंगे WA, क्योंकि हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो N की जगह हम क्या लिखेंगे W फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम N की जगह लिखेंगे WB डिवाइडेड बाय MB, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज WA। सो एक बार देखिए दोबारा से, TF इज इक्वल टू KF इंटू M, M है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने लिए हैं N डिवाइडेड बाय W सॉल्वेंट, सोल्वेंट यहाँ पर है WA, N हमने लिया है WB अपॉन MB, तो लिख लिया है यहाँ पर हमने। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है MB यानी कि मोलर मास। सो हम यहाँ लिख लेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम लिख रहे हैं MB, तो हमें ये कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू, अगर हम इसको इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा KF इंटू WB डिवाइडेड बाय WA इंटू डेल TF। ठीक है, डेल TF। सो ये हो जाएगा हमारा पूरा कैलकुलेशन, जिससे अगर हमें वेट पता है सोल्यूट का, वेट पता है सोलवेंट का, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें पता है ना कि हमने इतना जो है 1 ग्राम 2 ग्राम हमने सोल्यूट लिया है और हमने उसको 10 ml में या फिर 100 ग्राम में पानी में मिलाया है, कितने भी सॉल्वेंट में मिलाया है, तो हमें ये कैलकुलेशंस पता होती हैं। हमें पता चल जाएगा इस कैलकुलेशन से कि जितना भी डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में, देखिए पानी को अगर 273 केल्विन पर फ्रीज होना है और वो उस पर फ्रीज नहीं हो रहा, वो अप्रोक्सीमेटली फ्रीज हो रहा है 272 के करीब, तो थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया, तो वो जो डिप्रेशन आया है फ्रीजिंग पॉइंट का, उसकी वजह से हम उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली बता सकते हैं कि हमने कौन सा सोल्यूट लिया है
जिसकी वजह से डिप्रेशन आया है फ्रीजिंग पॉइंट में और इतनी वैल्यू का आया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब बताते हैं, हम बात करते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस की, क्या इनका रोल है, क्या ये काम आते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, यानी कि हम इनको जर्नल डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं, डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन की तरह भी आता है आपका पेपर में कि क्या एप्लीकेशन है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको पता होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के अंदर पानी डाला जाता है, ठीक है ना, वाटर ऐड किया जाता है, किधर, उनके रेडिएटर्स में। ठीक है, सो हम रेडिएटर्स में, जो व्हीकल्स के रेडिएटर्स होते हैं उसमें हम पानी डालते हैं ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। तो जब हमें ये पता हो कि व्हीकल्स नॉर्मल एरियाज में चला रहे हैं, यानी कि जो इतना, जहाँ पर इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती है, जैसे कि हम बात करें कि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, और हम थोड़ा सा और इस तरफ जाते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उन सब जगहों पर हमें ये पता है कि जो नॉर्मल जो है वाटर हम डालेंगे और वो फ्रीज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम जाते हैं लद्दाख की तरफ, या फिर हम जाते हैं हिली एरिया की तरफ जहाँ पर स्नो पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, स्नोई एरिया की तरफ, तो क्या रोल होगा, क्या ये वाटर, आपको पता है कि यहाँ पर इस जगह पर बर्फ़ गिरती है, तो यहाँ पर अगर हम रेडिएटर्स के अंदर पानी डालेंगे तो वो तो फ्रीज हो जाएगा, है ना, वो तो फ्रीज हो जाएगा। उस टाइम जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट आता है, जब बाहर जो है पूरा बर्फ गिरने लगती है, तो इसका मतलब है जो कार का रेडिएटर्स हैं, व्हीकल्स के रेडिएटर्स हैं, उनका पानी भी फ्रीज हो जाएगा। तो क्या ऐसा किया जाए कि उनका पानी जो है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जब जहाँ बाहर बर्फ जम गई है, अंदर रेडिएटर्स में बर्फ ना जमे, उसके लिए हम क्या लेते हैं, हम अब प्योर सोलवेंट नहीं लेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम प्योर सोलवेंट यानी कि जो हम वाटर लेते हैं, जो नॉर्मल हम इस एरिया में, हम जहाँ यूपी में, हम पंजाब में, हरियाणा में, हम नॉर्मल हम लेते हैं प्योर सोलवेंट वाटर ले लेते हैं। लेकिन हम स्नोई एरिया की जब बात करते हैं, तो हम स्नोई एरिया में वाटर के साथ एक और चीज़ ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, हम उसका नाम देते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल। सो इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर का जो है ये बन गया है सॉल्यूशन, इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर का जो बन गया है सॉल्यूशन। यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल को डालने का पर्पस ये है कि वो जो है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, और वो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस समय उसमें बर्फ जम जानी चाहिए, उस फ्रीजिंग पॉइंट को वो लोअर कर देगा, डिप्रेस कर देगा। ठीक है, यानी कि लोअर कर देगा, यानी कि जिस टाइम पर बर्फ जमनी चाहिए, जिस टेम्परेचर पर बर्फ जमनी चाहिए, वो नहीं जमेगी, थोड़ा सा और डिक्रीज होगा ना जब टेम्परेचर, तब जाके बर्फ जमेगी। तो इसका मतलब है ये हेल्पफुल है। अगर हम, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इथिलीन ग्लाइकोल डालेंगे तो और भी कम बर्फ जमेगी। तो उस केस में क्या हो जाता है कि हम सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम इथिलीन ग्लाइकोल ले लेते हैं ज़्यादा, और वाटर जो है वो कम ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो है वो काम आते हैं। इस पूरे सॉल्यूशन का हम बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की। सो लेट्स कंप्लीट द टॉपिक। ये पूरा टॉपिक समझने के लिए हम इसको एक न्यूमेरिकल से करते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट जो है अब तक हमने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम इथिलीन ग्लाइकोल से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने अभी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन किया है जिसमें हमने बात की कि वाटर के साथ हम इथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स कर सकते हैं, वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। तो चलिए हम इसको एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने लिया है इथिलीन ग्लाइकोल 45 ग्राम और 600 ग्राम पानी में मिलाया है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट हमें इसका फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है, जहाँ पर हमें जो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये गिवन होगा। और हमें अभी हमने किया भी है, जो KF है वाटर का, वो कितना होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, डिग्री पर मोल बात की थी, पर मोलैलिटी बात की थी, तो मोलैलिटी का क्या यूनिट होती है, किलोग्राम पर मोल। सो कंप्लीटली हम लिखेंगे 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो KF यहाँ पर गिवन है 1. हमें क्या दिया गया, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का क्या फॉर्मूला है, इथिलीन ग्लाइकोल, सबसे पहले इसका WB वेट दिया हुआ है 45 ग्राम। मोलर मास निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए,
जो होता है C2H6O2। सो मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला मिल गया है C2H6O2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कार्बन 12 × 2, हाइड्रोजन का 1 मास होता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 मास होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 24 + 6 + 32। इसको सोल्व करेंगे तो 30 + 32 आ जाएगा 60 ग्राम। ठीक है। सो ये हमारे पास है MB, ये सेकंड हम ले लें। W भी पता है, MB पता है, और हमें 600 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि WA वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है हमें। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारा WA 600 ग्राम। सो अब हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। TF निकालना है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो TF = KF × M। M क्या होता है? M को और एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारा पास आ जाएगा KF × M होता है WB/MB × WA। सो हम अब सारी वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। KF कितना है? 1.86। WB कितना है? 45 ग्राम। MB कितना लिया यहाँ पर? 60 ग्राम। बहुत ईजी, आसानी से हो रहा है ना ये। WA लिया हमने 600। इसको अब हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 2.25। अब क्या यूनिट लगाएंगे? ये है टेम्परेचर, हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो 2.25 क्या हो जाएगा? केल्विन। तो ये हमारा आंसर आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज 2.25 केल्विन। यानी कि हम क्या बता रहे हैं, 45 ग्राम जो हमने इथिलीन ग्लाइकोल लिया है पानी के अंदर, कितने ग्राम पानी में? 600 ग्राम वाटर में लिया है। तो जो टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, वो अब डिक्रीज कितनी वैल्यू से डिक्रीज हो गया है? 2.25 केल्विन से डिक्रीज हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम रफली ये कह सकते हैं कि अब जो हमारे पास टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इतना है, अप्रोक्सीमेट इतना है हमारे पास, 270.75 केल्विन, है ना। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कैसे फाइंड हुआ। सो अब क्या इसका मतलब है, हमें डेल TF क्या होता है? डेल TF होता है T0F - TF। T0F होता है वाटर का, यहाँ पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये TF है सॉल्यूशन का। ठीक है, ये है सॉल्यूशन का। सो डेल TF अभी हमने लिखा है, ये है 2.25। वाटर का हमें पता है 273, माइनस हम यहाँ पर देख लेंगे सॉल्यूशन का कितना हुआ है, कितना डिप्रेस होकर वैल्यू आई है। तो वो आ जाएगी हमारे पास TF = 273 - 2.25, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 270.90 अप्रॉक्स केल्विन। सो इतना जो है फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, और इतना फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, यानी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन। इथिलीन ग्लाइकोल डालते ही फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना हो गया? 270 के अप्रॉक्स। तो इतना डिक्रीज हो गई वैल्यू। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड विद निर्भर अकेडमी। वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू इन द निर्भर अकेडमी। आपको हर लेक्चर्स की वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल है। सो मेरी लेक्चर के लिए स्टे कनेक्टेड विद द निर्भर अकेडमी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।